चलो जी, एक बार फिर लेकर हाजिर हैं बम्पर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेखा शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 22। इससे पिछले वीडियो हमने 21 तक किया था सेट 2 का। अब क्वेश्चन सेट हमारा है दूसरा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 22 शुरू करते हैं। आगे बढ़ाते हैं, फिर बगैर देर के शुरू करते हैं फिर 22। तो आप जरा ध्यान से देखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है किससे संबंध रखता है, किससे संबंधित है। हम जानते हैं कैश का फ्लो इनफ्लो भी होता है, आउटफ्लो भी होता है। और ये जो ऑप्शन दिया है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कही गई है, तो कई नंबर लिखा है। हम जैसे जानते हैं कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी न किसी टॉपिक से संबंधित होता है। तो जो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया है 10, ये प्रॉपर्टी से संबंधित है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का चक्कर नहीं है। जो दूसरा दिया है बी ऑप्शन, ये लेखांकन मानक तीसरा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित है। इसको कई बार नाम रखते हैं रिवाइज्ड अकाउंटिंग थ्री रिवाइज, तो ये भी वर्ड आएगा तो मैच करेगा। हालांकि रिवाइज वर्ड नहीं रखा है, लेकिन 3 है, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं करता। जो उसमें जो सी में लिखा हुआ 2 नंबर, ये दूसरा नंबर है, इसका भी एक अलग संबंध है। और जो तीसरा 9 नंबर है डी, ये रेवेन्यू रिकग्निशन से संबंधित है। और स्टैंडर्ड 2 जो है इन्वेंट्री अकाउंट से संबंधित है। लेकिन सवाल हमारा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तीसरा संबंधित है उससे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होना चाहिए वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज। हम सब जानते हैं कि जो हम डिवेंचर इशू करते हैं वो एट पार इशू हो सकता है, मतलब जितना उसका फेस वैल्यू है उसी वैल्यू पर एट पार। जितना उसका फेस वैल्यू है उससे अधिक मूल्य पर भी कर सकते हैं, तो कहेंगे कि इशू एट प्रीमियम। ठीक है, तो जितना किसी भी चीज़ का वैल्यू है, मूल्य है, अगर उस मूल्य से हम अधिक मूल्य पर जारी करें तो हमको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो एक बात समझ में आ गई कि हमें प्रॉफिट होगा। इस प्रकार ऑप्शन में जो बी और डी लिखा है लॉस लॉस वर्ड लिखा है, तो लॉस से ही 2 ऑप्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें प्रॉफिट होना है। क्योंकि जितना जो प्रिंट प्राइस है, जो फेस वैल्यू है, उससे अधिक मूल्य पर हम उसको जारी कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होना है। तो बच गए 2 ऑप्शन हैं, ए और सी वाले। तो एक तो लिखा है कि जनरल प्रॉफिट होगा, ये सामान्य प्रॉफिट नहीं है, ये हमारे एक प्रकार का स्पेशल प्रॉफिट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल गेन। तो इस तरह हमारा जो मैच करता है कैपिटल गेन, वो सी मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सटीक आंसर है वो है सी। अगला हमारा क्वेश्चन है 24, करंट रेशियो। ये फॉर्मूला की बात आ गई, जो ऑप्शन बता रहे हैं कि फॉर्मूला, तो ये तो आपको रटना पड़ेगा। ये करंट रेशियो निकालने के लिए किस फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं, तो फार्मूला हम एक बार आपको याद दिला दें। करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट लिएबिलिटीज़। अगर ये फार्मूला कहीं ऑप्शन में है तो वो सही होगा, तो इसमें है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो 4 ऑप्शन देखना क्या हो रहा, यानी पहले से 3 पार्टनर हैं, चौथा एक डी आता है, एडमिशन होता है, तो क्या होगा फर्म में। नेचुरली फर्म के जो पुराने पार्टनर हैं, नए के आने से उनके आपसी रिलेशनशिप में चेंजेज आएगा। और हम सब जानते हैं कि जो पार्टनर्स के बीच में किसी भी कारण से आपसी रिलेशन में जो चेंजेज आते हैं उसको हम लोग पुनर्गठन कहते हैं, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। यानी फर्म चलती रहती है, बिजनेस बंद नहीं होता, बस थोड़ा रिलेशनशिप में चेंज आ जाता है। और इस रिलेशनशिप में जो चेंज आता है इसका नाम हम रखते हैं पुनर्गठन या रिकन्स्टिट्यूशन। देखते हैं कौन सा मैच करता है। तो वर्ल्ड फर्म इज डिसॉल्व, गलत बात है। फर्म डिसॉल्व होने का मतलब पूरे फर्म बंद हो गई, बिजनेस बंद।
किसी के आने से, नए पार्टनर के आने से बिजनेस बंद नहीं होता, चलता रहता, थोड़ा सा चेंजेज हो जाता है। ओल्ड फॉर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिजॉल्व, ये भी डिजॉल्व करते कोई सवाल नहीं उठता है। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, ये लग रहा है कि पुनर्गठन इनका हो रहा। तो जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो पुनर्गठन होता है, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो पुनर्गठन होता है, कोई पार्टनर के डेथ हो जाए तो पुनर्गठन होता है, दो फर्में आपस में मिल करके एक तीसरी फर्म बनाएंगे तब भी पुनर्गठन होता है, साझेदारों के बीच में नए समझौता लागू करें तब भी पुनर्गठन होता है। यानी यहाँ पर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है। फर्म का डिसोल्यूशन होने का मतलब है कि फर्म का बिजनेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सिर्फ एडमिशन है, सिर्फ उनका आपसी संबंध में चेंज आएगा और इसी का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो ये मैच करता है इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है? ध्यान रखना, गैर रोकड़ मद, नॉन कैश मद नहीं है, मतलब ये नॉन कैश आइटम नहीं है। तो इसका दूसरा मतलब भी है कि नॉन कैश आइटम नहीं है तो कैश आइटम है। तो खोजना है कैश आइटम, देखते हैं कौन कौन है। तो पहले इसमें लिखा है इशू ऑफ शेयर्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर के बदले में हमने क्या दे दिया, उनको शेयर दे दिया, तो कैश का आना जाना नहीं हुआ, ये भी क्या है, नॉन कैश आइटम है। दूसरा है कैश सेल्स, जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, मैच कराना, ये कैश सेल जो है ये कैश आइटम है, सवाल के अनुसार एक तो मिला। तीसरा है जो सी है, कहता है डेप्रिसिएशन, ये भी हमारा नॉन कैश आइटम है। और लास्ट में है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ये भी हमारा नॉन कैश आइटम है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखना, वो कहता है कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है, मतलब कैश आइटम है। तो एक दिखाई पड़ा जो बी होगा इसका आंसर, कैश सेल्स, नगद बेचेंगे तो कैश, ये हमारा नगद आइटम है, कैश आइटम है। 27, लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, डिविडेंड इज पेड यूजुअली, किस चीज़ पर लाभांश? पहली बात कि शेयर होना चाहिए, कंपनी जो शेयर बेचती है मार्केट में वो शेयरधारियों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। लेकिन ये भी हमको पता है कि जितना शेयर बिकता है बाज़ार में, जो सब्सक्राइब्ड हो गया, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो सारा पेमेंट एक बार नहीं देते, जैसे जैसे कंपनी मांगती है मिलता है अमाउंट। तो जो कंपनी में शेयर का अमाउंट पेड हो चुका है उसको पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। उसी पेड अप शेयर कैपिटल पर नियम है कि डिविडेंड कंपनी देती है। देखते हैं मैच कहाँ करता है। तो इसमें है ऑन ऑथराइज कैपिटल, बिल्कुल नहीं, ये तो टोटल कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल इस पर तो होगा ही नहीं। बी में कहता है कि ऑन इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल वह जो अभी बाजार में गया है, बिका तो है नहीं, बिकेगा तब पेमेंट की बात आएगी। सी में कहता ऑन पेड अप कैपिटल, ये पेड अप कैपिटल है जो सब्सक्राइबर ने या शेयर खरीदने वालों ने कंपनी को पे कर दिया है और इसी पर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। तो क्वेश्चन भी वही है कि किस पर डिविडेंड पेड किया जाता है, तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर 28, क्विक और लिक्विड रेशियो। देखो, क्विक कहें या लिक्विड कहें या एसिड टेस्ट रेशियो कहें, ये एक ही मतलब है। इसका भी एक फार्मूला होता है और ये फार्मूला निकलता है करंट रेशियो से। हम पहले बता चुके हैं कि करंट रेशियो का फार्मूला है टोटल करंट एसेट डिवाइडेड बाय टोटल करंट लिएबिलिटीज़, लेकिन उसी से ये निकला हुआ है। तो जब हम लोग बात करेंगे क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो तो फार्मूला ऐसा हो जाएगा, एक तो फार्मूला बनता है टोटल लिक्विड एसेट बट्टा टोटल करंट लिएबिलिटी, ये सीधे सीधे बनता है। तो शायद कोई ऑप्शन मैच करे इसमें, ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है फार्मूला से, आपको तो रटना पड़ेगा फार्मूला ये। एक इसका और फार्मूला होता है, बोल हालांकि ऑप्शन में नहीं है वो, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल करंट लिएबिलिटीज। तो वो तो है नहीं ऑप्शन, तो दूसरा वाला है दिखाई पड़ रहा सी, वो सही है। नेक्स्ट 29, निम्न में से
कौन एक गैर रोकड़मंद है। अब यहाँ पूछ रहा है कि नॉन कैश आइटम कौन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम का मतलब ये है कि वो कौन सा लेन देन है हमारे बिजनेस में, कौन से वो इंसिडेंट है, इवेंट है जिसके होने से ना कैश आएगा ना कैश जाएगा, तो कह सकते हैं कि ये नॉन कैश आइटम है। तो पूछ रहा वही नॉन कैश आइटम, वो खर्चा हो चाहे इनकम हो, लेकिन कैश का आना जाना नहीं है। देखते हैं कौन सा आइटम है। पहला इसमें है डेप्रिसिएशन। इसको हम लोग एक्सपेंस जैसा बुक करते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं कि कैश हमने किसी को पे कर दिया, तो ये नॉन कैश का आइटम दिखाई पड़ रहा। गुडविल रिटर्न अप, हम लोग गुडविल को धीरे धीरे राइट अप करते हैं और समाप्त करते हैं और वो पोर्शन पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं। खर्चा जैसा, एक्सपेंस जैसा करते हैं, बट इसके लिए हम कोई कैश पे नहीं करते, तो ये भी लग रहा है एक नॉन कैश आइटम है। तो ए भी नॉन कैश आइटम है और बी भी है, लेकिन सवाल पूछ रहा है कौन है नॉन कैश आइटम, तो दो हमको मिल गया। सी में आते हैं। सी में कहता है ए और बी दोनों, बिल्कुल सी सटीक आंसर है, क्योंकि ए भी है बी भी है और इसका आंसर उन्होंने सी में रखा है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, साझेदारों के चालू खातों के शेष हमेशा, और रखना हमेशा, इस पर जो रखा कि हमेशा, द करेंट अकाउंट्स बैलेंस ऑफ पार्टनर्स आर ऑलवेज, ऑलवेज क्या बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस नहीं, ऑलवेज डेबिट बैलेंस नहीं हो सकते। क्रेडिट बैलेंस ये भी ऑलवेज नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी डेबिट बैलेंस होता है, कभी क्रेडिट बैलेंस होता है, कभी डेबिट बैलेंस होता है, कभी क्रेडिट बैलेंस होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो ये ए बी और सी में देखते हैं, डेबिट बैलेंस अथवा क्रेडिट बैलेंस, ये सही लग रहा है सी का, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, यानी डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, जिसका सही उत्तर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, फार्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, ये तो फार्मूला रटना पड़ेगा। जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उनके पुराने रेशियो होते हैं, ओल्ड रेशियो, और जब सेक्रीफाइस कर लेगा तो उसका जो बैलेंस बचेगा वो न्यू रेशियो हो जाता है। तो ये सेक्रीफाइस का फार्मूला कैसे निकलेगा, तो फार्मूला इसका होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फार्मूला आपको रटना पड़ेगा और इस प्रकार देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, बी में लिखा हुआ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इजकल टू सेक्रीफाइस। ये सटीक आंसर है 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एक नए साझेदार के प्रवेश पर, एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। हो सकता है वैल्यूएशन करने पर लाभ हो जाए, मतलब प्रॉफिट हो, या फिर लॉस हो सकता है। तो जब किसी एसेट का वैल्यूएशन करेंगे, अगर उस एसेट का वैल्यू डिक्रीज़ कर जाए यानी घट जाए, अब हमारी संपत्ति का मूल्य घटेगा तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। तो लॉस हो तब भी, प्रॉफिट हो तब भी, हम लोग इसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसी अकाउंट में इस लॉस को या प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को लेके जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो लॉस हो रहा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग इसको लेकर जाएंगे। तो देखते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा, किस खाते में डेबिट करते हैं, तो पहले ही दिखाई पड़ रहा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग डेबिट करते हैं। एसेट अकाउंट तो खुलता ही नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ही नहीं, नन ऑफ दीजिए, बस तो एक ही पहला इसका ए सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए। जैसे कि जब ये चैप्टर हम लोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो सबसे पहले अकाउंट हम लोग खोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, सबको पता होगा। फिर 2 नंबर पर हम लोग खोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स का कैपिटल होगा तब।
3 नंबर पर खोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट होगा तब, वरना नहीं खोलेगा। फिर भी एक ऑर्डर की बात कर रहे हैं। 4 नंबर पर हम लोग खोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑलमोस्ट ये तो खुलेगा खुलेगा। और अंतिम नंबर है 5वां नंबर, उसमें खोलते हैं कैश या बैंक अकाउंट। क्यों खोलते हैं? क्योंकि फर्म बंद हो चुकी है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो चुका, सब बंद, बिजनेस टर्मिनेट हो चुका। तो फाइनल किसी का हिसाब लेना देना निकलेगा, सभी आउटसाइड लायबिलिटी को चुकाने के बाद हमें आपस में हिसाब कैश या बैंक से कैश निकाल कर ही लेन देन करना। तो अंत में उस खाता को बनाते हैं और जो भी कैश लेना देना लेकर सेटलमेंट करके ख़त्म कर देते हैं। तो इस प्रकार अगर ऑर्डर की बात होगी कि अंत में किसको बनाते हैं, तो अंत हमें कैश या बैंक अकाउंट तैयार करने पड़ते हैं। तो सवाल भी वही है, देखते हैं कहाँ से मैच करता है। तो इसका आंसर आएगा सी, कैश और बैंक अकाउंट। ये अकाउंट अंत में बनता है इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। जब फर्म डिसॉल्व हो जाए तो जाहिर सी अभी बात हुई थी, पार्टनर्स लोन अकाउंट की बात चलती है, उसको ध्यान रखना कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं करते। ये ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा, हम कह रहे हैं कि पार्टनर्स लोन अकाउंट को कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि अलग से अकाउंट खोलकर उसको वहीं पेमेंट कर देते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये ट्रांसफ़र करने की बात याद रखना, कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। कौन सा मैच करता है? ये कह रहे हैं कि रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, नहीं, ये जाता ही नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वहाँ भी नहीं जाता। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते, ये भी नहीं जाता। इनमें से कोई नहीं है, यानी कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर देते। इस प्रकार जो हमारा सटीक आंसर है वो है डी, 34 का हमारा डी आंसर होगा। याद रखना, पार्टनर्स लोन अकाउंट को कहीं भी किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। नेक्स्ट 35। फर्म के समापन की दशा में, वही फर्म डिसॉल्व हो रही है, व्यापार बंद हो रहा है, समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम सबसे पहले भुगतान किया जाएगा। हम सब जानते हैं, अंग्रेजी में देख लें क्या लिखा, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू। सबको पता है कि जब फर्म के व्यापार बंद होते हैं, फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो संपत्तियों को बेचते हैं, दायित्वों को चुकाते हैं। तो दायित्व हमारे 2 प्रकार के हैं, इंटरनल दायित्व हैं और एक्सटर्नल दायित्व हैं, बाहरी हैं और अंदर वाले हैं। तो संपत्ति के बेचने से जो कैश रियलाइज करते हैं, उस कैश से हम लोग बाहरी दायित्वों को चुकाते हैं सबसे पहले, और जब बच जाएगा तब इंटरनल को चुकाते हैं। तो देखते हैं इसमें किसको चुकाएगा। सबसे पहले वही बात कर रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल टू पार्टनर्स कैपिटल, नहीं, ये अंदर वाले लोग हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये भी अंदर वाले साहब हैं। पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल, नहीं, ये भी अंदर वाले हैं। आउटसाइड क्रेडिटर्स, ये जो हमारे महाजन हैं, जो बाहरी लोग हैं, तो संपत्तियों की वसूली से सबसे पहले हम लोग आउटसाइड महाजन को चुकाते हैं। तो आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। यदि फर्म की कुल संपत्तियां, फर्म के जो टोटल एसेट्स हैं दिया है 3,25,000 एवं कुल बाह्य लेनदार माने बाहरी लायबिलिटीज वो दे रखा है 45,000, तो साझेदारों की पूंजी की राशि होगी, तो कैपिटल कितना बनेगा? इफ द टोटल एसेट्स आर ₹3,25,000 and the total outside liabilities is ₹45,000, then the amount of all partners capital will be, सिंपल सी बात है। एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कि टोटल कैपिटल जब निकालना हो तो टोटल कैपिटल जो है, आप इसको देखना मोटा मोटी, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। अब इसमें पुट कर देते हैं। टोटल दे रखा है कितना? टोटल एसेट है 3,25,000 और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी है
45,000, 45,000। तो 3,25,000 माइनस 45। अब देखते हैं कौन सा मैच करेगा। ये घटाने के बाद जो मैच करता हो आप निकाल लीजिए। मुझे लगता है कि ये मैच करेगा आपके 280 इक्वल टू 280 आएगा ये। अब देखिए कहाँ है 280 मैच कर रहा है ये मैथमेटिकल फॉर्म में है। तो 280 आपको बी से मैच कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सटीक आंसर है बी, 2,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ। हम डेबिट करते हैं, बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट करते हैं। जरा ऑप्शन में लाइए ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड। जितने वे एसेट जिनसे हमें वसूलना है, ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज सम वैल्यू, उन तमाम एसेट को हम लोग कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। उन्हीं को लिखते हैं जिनसे हमें पैसा मिल सकता है, मिलने की संभावना है। ठीक है, तो जाता है। तो पहला आंसर तो लग रहा है कुछ हद तक। दूसरा भी देख लेते हैं, ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। जी नहीं, ये डेबिट नहीं होता है लेकिन ये क्रेडिट में जाता है। कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी जाता है लेकिन डेबिट में नहीं जाता, ये क्रेडिट में आता है, ये भी नहीं होगा। एनी एसेट टेकन ओवर बाई वन ऑफ द पार्टनर्स, कोई पार्टनर कोई एसेट ले ले, ये भी क्रेडिट में जाता है, लेकिन सवाल में कह रहा है डेबिट में लिखने का। तो एक ही आइटम है जिसका ए, ऑप्शन ए में देखिए ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड। रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट जिनसे पैसा मिलने या वसूलने की उम्मीद है वो हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो इस तरह आंसर होगा इसका ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। न्यायालय द्वारा एक साझेदार का दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आएगा? समापन कई प्रकार के होते हैं, उसमें कंपलसरी भी है और कई भी तरह के है, बाय नोटिस भी है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं जो पहले से तय नहीं है, अचानक हो जाती हैं। अगर उस अचानक में कई घटनाएं हैं, किसी की मृत्यु हो जाना, पागल हो जाना, ये कई घटनाएं हैं। किसी को अदालत द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाना, सब उसी में आता है। तो इसमें इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर एडजुडिकेटेड बाय द कोर्ट विल कम अंडर विच टाइप ऑफ डिसीजन ऑफ द फर्म। तो ये कंटिजेंसी वाला हो गया, अचानक घटना घट गई, कोर्ट ने फैसला सुना दिया और इस तरह से हमारी फर्म जो है डिसॉल्व हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ये भी नहीं होगा, कंपल्सरी डिसीजन ये भी नहीं होगा। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, ये पहले से तय नहीं था, बीच में अचानक ये घटना घट गई। और इस तरह हमारा जो 38 का जो सटीक आंसर बैठता है वो सी बैठता है। और ध्यान से आप देखना, सेक्शन 42 देखना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन बता दिए, उसमें देख लेना। सेक्शन हमारा कितना है? 42, उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट उसका वो नेचर पूछ रहा, कह रहे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। हम सब जानते हैं कि जब शेयर की बात करते हैं, शेयर का अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें हम जो अकाउंट बनाते हैं, एक का नाम आता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरा नाम आता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तीसरा नाम आता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, चौथा नाम भी आता है शेयर सेकेंड कॉल या शेयर फाइनल कॉल। ये जो कॉल हम जो बनाते हैं, ये सारे कॉल का अकाउंट है, चाहे एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट हो, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट माना जाता है। अब मैच कराइए कौन सा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो मैच कर रहा है इसमें पर्सनल अकाउंट की ए। तो 39 का जो हमारा आंसर होगा सटीक वो ए। 40, अंशों का अधिमूल्यन पर निर्गमन है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज, पहले बता रखे थे कि जब भी आप प्रीमियम पर जारी करते हो शेयर को, प्रीमियम पर जारी करना मतलब क्या? शेयर का अपना एक मूल्य होगा, अपना एक वैल्यू होगा, एक प्राइस है, उसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। अगर उस प्राइस से आप अधिक वैल्यू पर जारी करते हो, बेचते हो, तो इसको कहते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम।
तो जब प्राइस जितना है उससे अधिक प्राइस पर बेचते हैं या जारी करते हैं तो प्रॉफिट होगा। इस प्रकार प्रीमियम के हमारे लिए प्रॉफिट है। अब कौन सा प्रॉफिट माना जाएगा, तो ये कैपिटल प्रॉफिट में आता है। तो देखिए कोई मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। लॉस तो खैर होगा ही नहीं, तो बी और डी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ए दिखाई पड़ रहा है, इसका ऑप्शन ए, ये जनरल प्रॉफिट नहीं होगा, ऑप्शन ए। तो ये हमारा ए जो है कैपिटल गेन में रखा जाएगा इसको, ये आंसर होगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इसको भी देख लेते हैं। विशिष्ट दान है, ये स्पेसिफिक है या स्पेशल डोनेशन है? जितने स्पेशल डोनेशन आएंगे उस सब हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। और जो कैपिटल रिसिप्ट होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो सब का सब कहाँ जाता है, वो सब का सब बैलेंस शीट में जाता है। तो जो स्पेसिफिक है वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है और बैलेंस शीट में जाता है। देखते हैं कौन सा मैच करता है इसमें। तो मुझे लगता है कि ये तो पहला ही आंसर सही है इसका, कैपिटल रिसिप्ट है स्पेसिफिक, क्योंकि बैलेंस शीट में जाएगा ये। बाकी सब खत्म, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, ए और बी दोनों ये नहीं होगा। एक ही साथ में कैपिटल रिसिप्ट और एक ही साथ में रेवेन्यू रिसिप्ट तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो, अगर क्लियर कट सवाल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, इंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, अगर क्वेश्चन में इंट्रेंस फी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, किस पर्पस से, कुछ नहीं बोला गया है, यानी क्वेश्चन इज साइलेंट, तब इसको हम लोग मान लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। अगर सवाल में कुछ कहा जाता है तब तो उसके अनुसार ट्रीट करेंगे। अगर इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ न कहा जाए तो इसको रेवेन्यू मानते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाते हैं। देखिए मैच कहाँ से करता है। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, पहले ये मैच कर गया, और कैपिटल रिसिप्ट तो एक साथ दोनों हो ही नहीं सकता। एक्सपेंस है नहीं, ये तो हमको मिला है, रिसिप्ट है, डोनेशन मिल रहा है, वो इंटरेस्ट भी मिल रहा है, एक्सपेंस नहीं होगा न भी। तो पहला आंसर है 42 का, ये पहला सटीक आंसर है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम है। तो एक पार्ट हमने यहाँ पर समाप्त किया। छोटे छोटे पढ़ते हुए आपको सहूलियत हो, रटने में समझने में लॉजिक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर अपना ध्यान रखना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। क्या आप कॉमर्स कोचिंग ढूंढ रहे हैं? क्लास 11th, क्लास 12, BCom, CMA या नौकरी पाने के लिए कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फ्यूज्ड है कि उनमें बेस्ट कॉमर्स इंस्टीट्यूट कौन सा है? विजिट IBA कॉमर्स, जहां आप योग्य और अनुभवी शिक्षकों से पढ़ेंगे, चाहे क्लास में हो या ऑनलाइन घर पर। हम हर स्टूडेंट को सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से समझाते हुए पढ़ाते हैं। हमारी सेवाएं क्लास 11th, क्लास 12th के अलावा BCom ऑनर्स, CMA, DCA, ADCA, टैली की तैयारी कराई जाती है। साथ ही अकाउंट्स मैनेजर और स्टोर कीपर की भी ट्रेनिंग कराई जाती है। आज ही जुड़िए हमारे साथ, अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.ibacommerce.com पे विजिट करें। धन्यवाद।